सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई राख बनकर आपकी हथेली पर तैरने लगे और वह राख पानी में डूबे ही नहीं, बस ऊपर ही ऊपर तैरती रहे, तो क्या आप समझ पाएंगे कि आग सच में लगी थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी? आज की कहानी इसी डर, इसी शक और इसी खुलते रहस्य की है, जहां एक माँ, एक पत्नी, एक बहू और एक औरत अपने परिवार को बचाने के लिए वह रूप लेती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और अगर ऐसी कहानियां आपको रसदार लगती हैं, तो इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर मोड़ पर ऐसा ट्विस्ट है जो आपको अंदर तक हिला देगा। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब राख हवा में उड़ रही है, पानी के ऊपर तैर रही है और 3 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही है। राख हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो राख पानी में डूब नहीं रही थी, वो तैर रही थी। गोपाल जी ने जैसे ही वो राख पानी को सौंपी, वो राख ऊपर की तरफ उठकर फैल गई, जैसे किसी ने उसे अंदर से हल्का कर दिया हो। अन्नू ने उस राख को ध्यान से देखा और धीरे से बोली, इसका मतलब आग लगी नहीं, लगाई गई है। उसकी आवाज में घबराहट नहीं बल्कि निश्चितता थी, और पुष्पा जी के दिल में कुछ टूट गया। दुकान, वो दुकान जो उनके परिवार की पहचान थी, सब कुछ खत्म। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह हादसा नहीं था, ये चाल थी। गोपाल जी के हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी ने उनके वर्षों की मेहनत को किसी कागज की तरह मसलकर पानी में फेंक दिया हो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वे घर लौटे, तभी विपिन दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने पापा को फोन पर सुना था, वो किसी डिलीवरी की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि साड़ियों की डिलीवरी करनी है, और फिर वो कहीं चले गए। यह सुनते ही अनु और गोपाल जी एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके संदेह सीधे रघु पर जा टिके थे। वही रघुपति जिसने दुकान संभालने का वादा किया था, और वही जिसने सबसे बड़ा धोखा दिया। पुष्पा जी ने अपने अंदर जमा क्रोध को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन आज उनका धैर्य खत्म हो चुका था। रघुपति, उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी दुकान चलाकर तूने अच्छा नहीं किया, तुझे भुगतान देना पड़ेगा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उस आवाज में एक तूफान छिपा हुआ था। वह तूफान जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, और यह तूफान जल्द ही रघु के सामने खुलने वाला था। गोपाल जी और पुष्पा जी ने तय कर लिया कि सच्चाई के बिना वह चैन से नहीं बैठेंगे। वे दोनों उसी रास्ते पर निकल पड़े जहां रघु अक्सर जाता था। रास्ता सुनसान था, जैसे किसी पुराने किस्से की परछाई जिसमें भरोसा भी हो और डर भी। चलते चलते उन्हें एक जगह कुछ आवाजें सुनाई दीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा, रघु वहीं था, और उसके पास ढेर सारी साड़ियां रखी थीं। वहीं साड़ियां जो दुकान में थीं, जिन्हें सब राख समझ रहे थे, जिन्हें जला हुआ माना जा रहा था। यहां साफ दिखाई दे रहा था, दुकान में आग सही में नहीं लगी थी, बस लगाई गई थी, और इतना माल बचाकर रघु उसे चोरी से बेच रहा था। गोपाल जी का खून खौल उठा। उन्होंने आगे बढ़कर रघु को पकड़ लिया और बोले, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो दुकान मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, और तूने उस पर हाथ डाल दिया। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द से भी ज्यादा गुस्सा जल रहा था। रघु मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें अपराध भी था और अहंकार भी। लेकिन इसी के साथ उसके कुछ गुंडे आगे आ गए, और उन्होंने गोपाल जी और पुष्पा जी को पकड़ लिया। रघु ने हाथ में कुछ उठाया, काला सा पाउडर। वो उसे गोपाल जी के चेहरे पर लगाने वाला था, जैसे किसी की इज्जत को मिटा देना चाहता हो। तभी अचानक तेज कदमों की आवाज आई, और सामने खड़ी थीं पुष्पा जी। लेकिन आज की पुष्पा जी वो नहीं थीं जो रसोई में सबकी चिंता करती थीं। आज वे थीं एक ऐसी मां जो तब तक नहीं रुकती जब तक अपने परिवार को बचा न ले। जैसे ही गुंडे आगे बढ़े, धड़ाधड़ पुष्पा जी ने एक एक को नीचे गिरा दिया। वे तूफान थीं, और उस तूफान में रघु की सारी चालें उड़ने लगीं। उनके हर वार में सालों का दुख, अपमान और गुस्सा था। रघु पीछे हटने लगा। वह डर गया था। पहली बार उसे समझ आया कि जिसने घर संभाला है, वो घर बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। और अगर आप भी कभी ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो याद रखें, आपकी चुप्पी किसी और का हथियार बन सकती है। इसलिए अगर आप ऐसी सच्चाइयों को उजागर होते देखना चाहते हैं, तो खुद भी सच्चाई के साथ खड़े रहें, क्योंकि कहानियां तभी बदलती हैं जब हम बदलते हैं। और अब कहानी का असली तूफानी हिस्सा अभी बाकी है, जहां रघु की चालें उजागर होती जाएंगी और पुष्पा जी का रूप और भी प्रचंड होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि कहानी आगे बढ़े, तो बस कहिए सेक्शन 2 जारी रखो, और मैं अगले हिस्से को इसी ड्रामेटिक, बिना रुके बहने वाले नैरेशन में लिख दूंगा। जैसे जैसे हवा में धूल के कण उड़ रहे थे,
और जमीन पर गिर चुके गुंडों की कराहें सुनाई दे रही थीं, रघुपति के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि उसने गलत परिवार से पंगा ले लिया है। वह पीछे लड़खड़ाया, उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके होंठों पर अभी भी वह ऐंठी हुई मुस्कान थी, जैसे अब भी सोच रहा हो कि वह सब पर भारी है। लेकिन पुष्पा जी के चेहरे पर जो दृढ़ता थी, वह किसी किले की दीवारों जैसी थी। ऐसे किले को कोई रघु, कोई गुंडा, कोई चाल कभी नहीं गिरा सकता। हवा में तनाव फैल चुका था। अनु ने पीछे खड़े होकर सब देखा और उसका दिल कांप रहा था, लेकिन साथ ही वह आज पहली बार अपनी सांस को ऐसे रूप में देखकर गर्व से भर गई थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर भरोसा की मोहर लगा दी हो। और तभी रघु चिल्लाया, आगे मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन वह डर को आवाज में छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर आज उसके शब्दों में कोई असर नहीं था, न गोपाल जी पर और न ही पुष्पा जी पर, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके हर शब्द से आग और भड़क रही है। वह आग जो दुकान में नहीं लगी थी, बल्कि आज इन तीनों के दिलों में लग चुकी थी। सच्चाई की आग, बदले की आग, न्याय की आग। गोपाल जी आगे बढ़े। उनके चेहरे पर दर्द और अपमान की रेखाएं गहरी हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रघु। तूने मेरी मेहनत को जलाया, मेरे सपनों को चुराया, मेरे विश्वास को तोड़ा, लेकिन अब तू बच नहीं पाएगा। उनकी आवाज भारी थी, जैसे किसी पहाड़ की गड़गड़ाहट, और रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी उसके दो और आदमी पीछे से आए। वे गोपाल जी की ओर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे पहुंचते, पुष्पा जी ने इतने तेज वार किए कि उनकी आवाज हवा में तीर की तरह गूंज उठी। अनु चिल्लाई, मां सावधान! लेकिन इससे पहले ही पुष्पा जी ने उन दोनों को नीचे गिरा दिया। उनकी सांसें तेज चलने लगी थीं, लेकिन उनके इरादे पत्थर जैसे ठोस थे। रघु पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। उसकी सांस अटक गई। वह बोला, पुष्पा जी, आप समझ नहीं रही हैं, मैं सिर्फ। लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले पुष्पा जी गरजती हुई आगे बढ़ी। बस, अब एक शब्द भी मत बोलना। तेरे हर शब्द से बदबू आती है धोखे की। तूने सोच लिया था कि इस घर को तोड़ देगा, हम सबको लूट लेगा, लेकिन तू भूल गया रघु कि जब औरत चुप रहती है तो वो बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बोलती है तो दुनिया हिल जाती है। उनके हर शब्द में आग थी, उस आग से भी ज्यादा भयंकर जो दुकान में लगाई गई थी। अनु ने धीरे से कहा, हमें पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन गोपाल जी ने सिर हिलाया। अभी नहीं, अभी इसका सच हमारे सामने खुलना चाहिए। वे रघु की तरफ बढ़े। रघु घबराकर बगल में रखे थैले को पकड़ने लगा। शायद उसमें से कुछ निकालकर फिर चाल चलने का सोच रहा था, लेकिन पुष्पा जी ने उसकी कलाई ऐसे पकड़ी जैसे किसी बाघ ने अपने शिकार को दबोच लिया हो। उसकी चीख निकल गई, छोड़ो, छोड़ो मुझे! लेकिन आज कोई उसे छोड़ने वाला नहीं था। और तभी एक कागज उनके पैरों के पास गिरा, यानी वह कागज जिसे रघु शायद छुपाना चाहता था। उस पर लिखा था, 3 दिन में दूसरा माल पहुंचाना है। दुकान वाली चाल दोबारा मत बिगाड़ना, जल्दी काम खत्म कर देना। यह पढ़कर अनु की सांस अटक गई। इसका मतलब दुकान में आग सिर्फ साड़ियां चुराने के लिए नहीं लगाई गई थी, इसके पीछे कोई और भी है। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने कहानी में नया साया डाल दिया हो। गोपाल जी ने कागज उठा लिया। उनकी आंखों में आग लौट आई। तो तू सिर्फ चोर नहीं, किसी और का मोहरा भी है। रघु का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने कहा, मुझे मजबूरी थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि दुकान से थोड़ा माल हटा लूंगा और फिर। लेकिन उसके शब्द जैसे दीवार से टकराकर टूटते जा रहे थे। कोई अब उसकी बातों पर भरोसा करने वाला नहीं था। और तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। अनु ने तुरंत मोबाइल निकाला। मैंने अभी कॉल की थी, बस डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गोपाल जी ने उसकी तरफ देखा। तूने सही किया। लेकिन रघु चीखा, नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मैं सब बता दूंगा, सब। लेकिन मुझे जेल मत भेजना। उसकी आवाज में दया नहीं, स्वार्थ था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही पुलिस नजदीक आने लगी, रघु ने अचानक अपनी जेब से कुछ निकाला और पीछे की तरफ भागा। वह इतना तेज भागा जैसे मौत उसके पीछे हो, लेकिन मौत नहीं। आज उसका कर्म उसके पीछे था। गोपाल जी चिल्लाए, रुको! और उसके पीछे दौड़े। अनु भी उनके पीछे भागी, लेकिन सबसे आगे थीं पुष्पा जी। उनकी चाल में ऐसी तेजी थी जैसे सैकड़ों कदमों का भार आज उनके पैरों में उतर आया हो। रघु एक पुरानी गोदामनुमा इमारत में घुस गया। अंदर अंधेरा था, लकड़ी और लोहे की गंध भरी हुई थी। छत से टपकते पानी की आवाज वातावरण को और डरावना बना रही थी। और अचानक
एक टॉर्च की रोशनी चमकी। रघु किसी बड़े बक्से को जल्दी जल्दी खोल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह वहां छुपे हुए माल को निकालकर कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा था। अनु धीरे से बोली, ये तो पूरी तस्करी लग रही है। गोपाल जी के होंठ भींच गए। दुकान तो बस बहाना था। हवा भारी हो गई, जैसे किसी अनकहे रहस्य का दरवाजा खुलने वाला हो। और तभी पुष्पा जी की आवाज गूंजी। बस। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि रघु जैसे पत्थर बन गया। वह मुड़ा। उसके चेहरे पर डर की रेखाएं दौड़ गईं। लेकिन आज पुष्पा जी के कदमों की आवाज धड़कन की तरह गूंज रही थी। हर कदम कह रहा था कि अब न्याय का समय आ गया है। और अगर आप भी इस कहानी की सच्चाई और अगले भूकंप जैसे ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि असली खुलासा अभी बाकी है। गोदाम के भीतर अंधेरा और तनाव दोनों घना हो चुके थे। हवा में धूल उड़ रही थी और पुरानी लकड़ियों की बू आती हुई हर कदम के साथ कहानी को और डरावना बना रही थी। रघु के हाथों की कंपकंपी दूर से ही दिख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब इस अंधेरे में किस तरफ भागे, किस तरफ छुपे। उसके पैरों के नीचे टूटी बोतलें चटक रही थीं और दीवारों पर टॉर्च की रोशनी ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। लेकिन उस परछाई का असली रूप सामने आने वाला था, क्योंकि जैसे ही वह बड़े बक्से को खोलने लगा, वही बक्सा जिसमें उसकी सारी चोरी, उसकी सारी तस्करी और उसकी सारी चालें भरी हुई थीं, तभी पीछे से धीमे कदमों की आवाज गूंजी। वह आवाज न पुलिस की थी, न गोपाल जी की, न अनु की। वह आवाज थी उस आग की जो मन में जलती है और जिसे कोई बुझा नहीं सकता। पुष्पा जी आगे आईं। उनके कदमों में ऐसी दृढ़ता थी जैसे कोई अजगर अपने शिकार को घूर रहा हो। और जैसे ही रघु ने मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे किसी ने उसके सारे झूठ एक साथ उघाड़ दिए हों। वह कांपता हुआ बोला, पुष्पा जी, मैं सब बता दूंगा, बस मुझे जाने दो। लेकिन आज कोई उसकी दया की पुकार सुनने वाला नहीं था। आज उसका सामना एक मां से नहीं, एक निडर शक्ति से था, जो तब तक नहीं रुकती जब तक सच सामने ना आ जाए। पुष्पा जी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। हर कदम के साथ रघु के हौसले टूट रहे थे। गोदाम की छत से गिरती पानी की बूंदें उनकी आवाज के साथ तालमेल करती हुई लग रही थीं, जैसे प्रकृति भी आज इस फैसले का गवाह बनना चाहती हो। अनु और गोपाल जी भी अंदर पहुंच चुके थे। वे दोनों चुपचाप खड़े थे, क्योंकि आज बोलने का अधिकार सिर्फ पुष्पा जी के पास था। रघु ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। वह फंस चुका था और वह यह बात महसूस भी कर चुका था। तभी पुष्पा जी ने गहरी आवाज में कहा, तूने सोचा कि आग लगा देगा और बच जाएगा? तूने सोचा कि दुकान जलाकर तू हमारी जिंदगी भी जला देगा? लेकिन तुम भूल गए रघुपति, राख अगर तैरने लगे तो समझ लेना कि आसमान भी गवाही दे रहा है कि आग किसी ने लगाई है, और वह कोई तू है। उनकी आवाज में ऐसा कंपन था कि रघु का शरीर सिहर उठा। वह बकबकाने लगा, मैं मजबूर था, मुझे धमकी दी गई थी, यह सब मेरा प्लान नहीं था। लेकिन पुष्पा जी ने बीच में ही कहा, बस तू अपनी मजबूरी का झूठ अब मत गढ़। तेरी मजबूरी नहीं, तेरी लोभ ने यह सब कराया है। और तभी गोपाल जी ने बक्सा खोला। अंदर ढेरों साड़ियां, नकद पैसे, लेन देन की पर्चियां, कुछ नंबर, कुछ कोड और कुछ ऐसे नाम जो पहली बार देखे जा रहे थे। अनु ने पर्चियां हाथ में लीं और पार आचकर उसकी आंखें फैल गईं। ये तो बड़े गिरोह का काम लगता है। हवा में सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने सच का दरवाजा और चौड़ा खोल दिया हो। इसी दौरान पुलिस भीतर आई। रोशनी तेज हो गई। रघु की आंखें बंद हो गईं। उसे अब समझ आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी वह चिल्लाया, रुकिए, मैं बताता हूं, मैं सब बताऊंगा। मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया, असली मालिक कोई और है। उसने कहा था कि अगर दुकान की आग का बहाना बनाऊंगा तो बच जाऊंगा। उसने कहा था कि किसी को शक नहीं होगा। पर उसकी ये चीखें अब हवा में गुम हो रही थीं। कोई अब उसके शब्दों में सच ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। जब पुलिस उसे बाहर ले जा रही थी, रघु सिर मोड़कर बोला, पुष्पा जी, माफ कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मैं उस आदमी का नाम
लेकिन इससे पहले वह कुछ कहता, पुलिस का दरवाजा बंद हो गया। उसकी आवाज वहीं थम गई और उसका अध्याय भी वहीं खत्म हो गया। बाहर अंधेरा छा चुका था, लेकिन आसमान में हल्की रोशनी उभर रही थी, जैसे किसी कहानी का अंत होते ही एक नई शुरुआत इशारा कर रही हो। अनु ने धीरे से कहा, मां, अगर आप न होती तो शायद हम आज भी अंधेरे में भटक रहे होते। पुष्पा जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू भी थे और गर्व भी। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। जब घर टूटने लगे तो उसे जोड़े रखने की जिम्मेदारी हर औरत की होती है, और जब अन्याय सामने खड़ा हो जाए तो उससे लड़ने की। और याद रखना अनु, जब तक हम सच के साथ हैं कोई हमें हरा नहीं सकता। गोपाल जी ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। आज तुम दोनों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस राख ने हमें सिखाया कि कोई हमारा घर जला सकता है, पर हमारा हौसला नहीं। हवा में एक गहरी शांति फैल गई, जैसे दुनिया ने राहत की सांस ली हो, जैसे कहानी ने अपना क्लाइमैक्स पा लिया हो, लेकिन उसके बाद की नई दुनिया की शुरुआत भी तय कर दी हो। राह चलने वालों ने देखा, तीनों साथ खड़े थे, जैसे राख से उठकर कोई नया दीप जलने वाला हो। अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इस सच को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कोई और परिवार ऐसी चाल का शिकार न बने। और यही जगह थी जहां कहानी का अंतिम सीटीए अपनी जगह लेता है, क्योंकि पुष्पा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच साझा करने से बढ़ता है। और यदि तुम चाहते हो कि दुनिया ऐसे सच और ऐसे अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी हो, तो आवाज उठाना मत छोड़ना, क्योंकि आवाज ही वह चिंगारी है जो बदलाव लाती है। और इस तरह राख तैरने से शुरू हुई यह कहानी खत्म नहीं होती, ये आगे बढ़ती है, हर उस जगह जहां सच्चाई को आवाज चाहिए, जहां न्याय को किसी के साहस की जरूरत होती है, और जहां एक साधारण लगने वाली औरत भी तूफान बन जाती है।